हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का रिवीजन कह लीजिए या फिर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि हम पहली बार सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए उसके पास लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ। अर्ध आयु, आधी आयु, किसकी आधी आयु भाई? हम किसकी आधी आयु की बात कर रहे हैं? हम किसी नाभिक के आधी आयु की बात कर रहे हैं। सर, नाभिक की आधी आयु मतलब आधा नाभिक मर जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। आधी आयु का मतलब यहां पे क्या है, चलिए आप कुछ समझने का प्रयास कीजिए। हम रेडियो सक्रियता का टॉपिक पढ़ रहे हैं और रेडियो सक्रियता के टॉपिक में रदरफोर्ड सोडी साहब ने क्या कहा था कि नाभिकों का जो विघटन होगा तो उस नाभिकों के विघटन की जो दर है -dn/dt वो समानुपाती होती है नाभिकों की संख्या के। प्रारंभ में कितने नाभिक थे उसके ऊपर डिपेंड करती है। पूरे टॉपिक को मैं अच्छे तरीके से क्लियर करवाऊंगा और साथ में इस टॉपिक को तो आज हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए कि एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर 1000 चिड़ियाएं बैठी हैं। पहले 1 घंटे में इनमें से 10% चिड़िया जो हैं वो उड़ गई। तो सर, हम ये भी नहीं कह सकते कि कौन सी चिड़िया उड़ेगी। उन 1000 में से कोई सी भी चिड़िया उड़ सकती है, लेकिन 10% चिड़िया यहां से उड़ गई। 10% यदि हम 1000 का निकालें तो सर 1 घंटे बाद हमारे पास इनमें से 10% जो है वो यहाँ पे संख्या होती है 100। यानी 1000 में से 100 चिड़ियाएं जब उड़ गई तो हमारे पास यहाँ पे शेष रहती हैं 900 चिड़िया 1 घंटे बाद। अब जो चिड़िया उड़ेंगी वो वापस 10% ही उड़ेंगी, लेकिन किसकी 10%? ये जो 900 हैं इनका 10% रहेगा, ये 1000 का नहीं, क्योंकि ये 1000 उस समय प्रारंभ की संख्या थी और अब प्रारंभ की संख्या है वो 900 है। तो 900 की 10% की वैल्यू यदि हम निकालें तो साहब यहाँ पे तो 90 हो जाती है। यानी पहले 100 थी, अब 90 हो गई। अब 90 हो गई तो 900 में से 90 निकाल दो, ये दूसरे घंटे की बात हो जाती है। तो सब अब हमारे पास 810 चिड़िया उस पेड़ के ऊपर बचेंगी। अगले 1 घंटे के अंदर वापस इनका 10% निकालेंगे तो 81 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते कभी ना कभी ऐसी संख्या जरूर आएगी। पहले 900 बची, फिर 810 बची, अब 810 में से 81 निकल जाएंगी। तो ऐसे करते करते जरूर ऐसा टाइम भी आएगा जब उस पेड़ के ऊपर 500 चिड़िया बचेंगी। यानी जितनी प्रारंभ में चिड़ियाएं थी उनकी आधी चिड़ियाएं बची हैं। और इन चिड़ियाओं को उड़ने में, यानी 500 चिड़िया को उड़ने में जो लगा समय है उसे हम क्या कहेंगे? अर्ध आयुकाल कहेंगे। किसका? उस पेड़ के ऊपर बैठी हुई सभी चिड़ियाओं का। अब यहां पर चिड़ियाएं कौन है? हमारे पास जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसके नाभिकों की संख्या। यानी अगर हमारे पास किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के 1000 नाभिक हैं, इस समय हमने घड़ी में टाइम देखना शुरू कर दिया, कुछ मिनटों बाद, कुछ घंटों बाद, या कुछ दिनों बाद, या कुछ सालों बाद, जब इसके 500 नाभिक यहां पे शेष बचेंगे उसी तत्व के, और बाकी के 500 नाभिक विघटित होकर के किसी दूसरे तत्व में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो मिट्टी में मिल जाएंगे, वो राख हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। विघटित होने का मतलब है कि वो किसी दूसरे तत्व के फॉर्मेट में बदल जाते हैं। तो ये हमारे पास अर्ध आयु काल की कहानी है। अब हमारी बुक में क्या लिखा गया है इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को अर्ध आयु काल की जो कहानी है, इसका जो सेंस है, अर्थ है, वो आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी नाभिक आप लोगों ने किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए हैं उनके आधे नाभिक यानी 50% नाभिक जो हैं वो विघटित होकर के किसी दूसरे तत्व के अंदर बदल जाते हैं और 50% नाभिक हमारे पास अब उसी तत्व के शेष रहते हैं। इस क्रिया में जो समय लगेगा उसे हम अर्ध आयु काल कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है किसी रेडियो एक्टिव तत्व का सदैव विघटन होता रहता है। कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व हो, यानी जिसे यहाँ अपन अस्थायी नाभिक कहते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा अस्थायी नाभिक किसे कहते हैं। तो जो अस्थायी नाभिक होते हैं उनका विघटन होता रहता है। अतः
परमाणुओं का जैसे जैसे विघटन होता रहता है, हमारे पास जो अविघटित परमाणु बचेंगे, यानी जिनका विघटन नहीं हुआ है, उनकी संख्या घटती जाती है। विघटित परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, और जो शेष बचे हुए हैं, उस पेड़ पे जो बची हुई चिड़ियाएं हैं, उन्हें अपन अविघटित परमाणु कहेंगे, उनकी संख्या धीरे धीरे घटती जाती है। ये सब चीजें केवल समझने के लिए है। अर्ध आयु की जब परिभाषा आएगी तब आप लोग यहां से लिखना शुरू करेंगे। वह समय जिसमें किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के अविघटित नाभिकों की संख्या, अविघटित यानी जो शेष बचे हुए नाभिक हैं, उनकी संख्या घट करके आधी रह जाती है। यानी आधे नाभिक हैं वो विघटित हो जाते हैं और आधे नाभिक अविघटित रहते हैं। वो जो समय है, उस समय को उस तत्व की अर्ध आयु काल कहलाती है। वो जो समय है वो उस तत्व का अर्ध आयु काल कहलाता है। क्लियर है? बोर्ड परीक्षा में यदि 1 नंबर का प्रश्न आए तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, बाकी सब चीजें जो हैं वो आपको समझनी है। ये जो अर्धायु काल है, इसे कैपिटल टी के द्वारा व्यक्त करते हैं। एक तत्व के लिए इसका मान नियत रहता है। कोई भी तत्व ले लिया, उस तत्व के लिए इसका मान जो है वो नियत रहेगा, हम इसे बदल नहीं सकते। किसी भी बाहरी भौतिक क्रिया के द्वारा इसे चेंज नहीं किया जा सकता। एवं विभिन्न तत्वों के लिए भिन्न भिन्न होता है। भाई तत्व अगर अलग अलग होंगे तो उनका अर्धायु काल भी अलग अलग होगा। अर्धायु काल का मान लिए गए तत्व की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपने तत्व ज्यादा मात्रा में ले रखा है तो ऐसा नहीं है कि उसका अर्धायु काल ज्यादा समय होगा। अगर आपने 1000 नाभिक लिए हैं तो उतने ही समय में 500 नाभिक बचेंगे, और अगर आपने 10,000 नाभिक लिए हैं तब भी उतने ही समय में 5000 नाभिक बचेंगे। अर्धायु काल का मान, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अर्धायु काल का मान तत्व के ली गई मात्रा पर निर्भर नहीं करता। इसे भौतिक एवं रासायनिक प्रभावों द्वारा नहीं बदला जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण ये सब लाइनें जो हैं, देखो बोर्ड परीक्षा के लिए तो इतनी कहानी क्लियर है, लेकिन ये जो सब लाइनें हैं वो सब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 12th क्लास की और 11th क्लास की फिजिक्स का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। इसे भौतिक और रासायनिक प्रभावों के द्वारा नहीं बदला जा सकता। अब कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। यूरेनियम जो है, जिसे बाण में यूरेनियम 238 के नाम से लिखा जाता है, इसका जो अर्धायु काल है वो 4.5 गुणा 10 की पावर 9 वर्ष होगा। यदि आप यूरेनियम के 2 नाभिक ले लेते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, केवल 2 नाभिक ले लेते हैं तो इतने वर्षों बाद एक नाभिक जो है वो किसी दूसरे तत्व के अंदर विघटित हो जाएगा और आधे नाभिक हमारे पास शेष रह जाएंगे। अगर 1000 नाभिक आप आज ले लेते हैं तो इतने समय बाद इसके 500 नाभिक विघटित हो जाएंगे। तो ये इसका अर्धायु काल है। याद रखने की विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत इसका आइडिया जरूर होना चाहिए कि 4.5 × 10 की पावर 9 ईयर होता है। उसके बाद में कुछ एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। थोरियम जो है उसकी 8 × 10 की पावर 4 वर्ष है। सबसे महत्वपूर्ण जो वैल्यू है यहाँ पर, ये एक वैल्यू यहाँ पे दे रखी है जो कई दफ़ा सवालों के अंदर पूछी जाती है कि जो रेडियम होता है उसकी जो अर्धायु काल होती है वो 1620 वर्ष होती है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लियर है? रेडियम के लिए 1620 वर्ष होती है। बिस्मिथ जो होता है उसके लिए जो अर्धायु काल है वो केवल 3 मिनट की होती है। हर तत्व के लिए इसका मान अलग अलग होता है। तत्व की मात्रा के ऊपर यह मान निर्भर नहीं करता है। बाह्य भौतिक और रासायनिक आवरणों के द्वारा इसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। यदि, अब हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, यदि आज हम किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की कितनी भी मात्रा ली जाए, एक अर्धायु काल के बाद वह प्रारंभिक मात्रा का ठीक आधा रह जाएगा। यदि आपने 1000 नाभिक ले लिए तो एक अर्धायु काल जब बीत जाएगा तो 500 नाभिक बचेंगे। आपने 1,00,000 नाभिक ले लिए तो एक अर्धायु काल के बाद में उनके आधे यानी 50,000 रह जाएंगे। अर्धायु काल सेम ही रहेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आज हम 100 ग्राम रेडियम ले लेते हैं और रेडियम की अर्धायु काल है वो 1620 वर्ष है। तो 1620 वर्ष के बाद ये 100 ग्राम की जो मात्रा है वो 50 ग्राम की मात्रा बचेगी रेडियम की, और 50 ग्राम जो रेडियम है वो बाकी स्थायी नाभिकों के रूप में बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 50 ग्राम रेडियम यहाँ रहेगा और 50 ग्राम हवा में उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो अस्थायी नाभिक जो है, रेडियम जो है वो स्थायी नाभिकों के अंदर, मध्यवर्ती नाभिकों के अंदर तब्दील हो जाएगा। 3240 वर्ष के बाद यानी 3240
1620 का दुगुना, यानी ये दूसरा अर्धायुकाल बीत गया। तो पहले हमने 100 ग्राम वैल्यू ली थी, एक अर्धायुकाल 1620 वर्ष के बाद में ये वैल्यू हो गई 50 ग्राम। अब 50 ग्राम के बाद दूसरा अर्धायुकाल प्रारंभ हो गया, और वापस जब 1620 वर्ष और बीत जाएंगे तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए सर 3240। तो ये जो 3240 वर्ष का समय बीतेगा तो यहाँ पे प्रारंभ में वैल्यू 50 ग्राम थी, उसका आधा रह जाएगा, यानी 2 अर्धायुकाल बीतने के बाद ये वैल्यू 25 ग्राम हो जाएगी, यानी 1/4 वैल्यू बचेगी हमारे पास। 75% हिस्सा जो है वो विघटित हो जाएगा। इसके 3240 के बाद फिर अगर हम 1620 वर्ष और बीतने दें, यानी तीसरा अर्धायुकाल, तो फिर ये जो 25 ग्राम था इसका आधा 12.5 ग्राम हमारे पास यहाँ पे बचेगा। इसके ठीक एक अर्धायुकाल बाद और ले लें, यानी इसमें 1620 वर्ष यदि हम और जोड़ दें तो ये वापस 12.5 का आधा यानी 6.25 ग्राम रह जाएगा। क्लियर है? तो हर एक अर्धायुकाल बाद में प्रारंभ में जितनी मात्रा थी उस अर्धायुकाल के, उसकी ठीक आधी वैल्यू वहां पे रह जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो अर्धायुकाल की कहानी है वो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं। आगे कहता है, इस प्रकार, एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है यहां पर, इस प्रकार पूरा रेडियम नष्ट होने में अनंत समय लगेगा। पूरा रेडियम, चाहे वो आपने 100 ग्राम ले रखा हो, चाहे वो आपने 10 ग्राम ले रखा हो, पूरा रेडियम अगर नष्ट होना है, नष्ट होने का मतलब है वो दूसरे तत्व के रूप में बदलेगा, उसको बदलने में अनंत समय लगेगा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों? क्योंकि 6.25 वैल्यू है। अब 6.25 का आधा होगा, फिर उसका आधा होगा, फिर उसका आधा होगा, ऐसे अंततः चलते चलते ये वैल्यू दशमलव के बाद में चली जाएगी, यानी हमारे पास जो अविघटित नाभिक हैं उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी, और नाभिकों की संख्या कम हो जाएगी तो रेडियो सक्रियता का मान भी कम हो जाएगा, यानी अब वो धीरे धीरे विघटित होना शुरू हो जाएंगे। उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायुकाल T है तो T समय पश्चात वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का क्या रह जाएगा? आधा रह जाएगा। और उसके बाद में एक अर्धायुकाल बीतने के बाद जब दूसरा अर्धायुकाल बीतेगा तो एक अर्धायुकाल के बाद में 50% रहेगा, 2T समय के बाद में वो 25% रह जाएगा, यानी 50% का आधा। और 4T का मतलब क्या है? इस 25% के बाद में 3T यानी एक अर्धायुकाल और बीतेगा तो ये 25 का आधा 12.5, और फिर 3T के बाद में एक और अर्धायुकाल बीतेगा तो उसे अपन 4T कहेंगे, और ये इस 12.5 का आधा रह जाएगा, यानी 6.25% वैल्यू रह जाएगी। यदि हम समय तथा पदार्थ के नाभिकों की संख्या के बीच ग्राफ खींचें तो एक चरघातांकी वक्र हमारे सामने प्राप्त होता। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। यदि हम समय के साथ साथ पदार्थों के नाभिकों की संख्या, जो पदार्थ हमारे पास बचे हुए हैं उनके नाभिकों की संख्या के साथ यदि ग्राफ खींचें तो एक चरघातांकी ग्राफ का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल कर्व, यानी e की पावर के अंदर हमारे पास ग्राफ जो है वो प्राप्त होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। कई दफा प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर या बोर्ड परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि नाभिकों की संख्या और समय के बीच में ग्राफ बनाइए। तो यहां पे हम लोग इस ग्राफ को समझने वाले हैं। एक्स एक्स के ऊपर हम ले लेते हैं सर समय, वाई एक्स के ऊपर ले लेते हैं हम बचे हुए परमाणुओं की संख्या। बी केयरफुल, बचे हुए परमाणुओं की संख्या। तो जब समय का मान 0 है तो हमारे पास प्रारंभ में जितने नाभिक थे वो पूरे के पूरे हम यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे। जब पहला अर्धायुकाल बीतेगा तो हमारे पास नाभिकों की संख्या जो है वो इनकी आधी हो जाएगी, या n0/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद में एक और अर्धायुकाल बीतेगा तो ये जो n0/2 है ये पूरी वैल्यू जो है इसका आधा रह जाएगा, यानी n0/4 रह जाएगा दूसरे अर्धायुकाल में। फिर तीसरे अर्धायुकाल की जब अपन बात करेंगे तो n0/4 की ये जो वैल्यू है इसका आधा रह जाएगा, n0/8 की वैल्यू रह जाएगी। तो ये जितने भी पॉइंट्स हमारे पास आएंगे इन सभी पॉइंट्स को यदि हम मिला दें तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। और ये जो ग्राफ है वो इस एक्स एक्स की लाइन को, यहाँ पे जो हमने एक्स एक्स की लाइन ले रखी है, इस एक्स एक्स की लाइन को ये अनंत पे जाके काटेगा। इसलिए कभी भी बच्चों इसको काटना नहीं है। ये इस तरीके से एक दूसरे के बराबर दूरी के ऊपर चलती जाएंगी, इनको काटना नहीं है। ये जो लास्ट का एंड है
वो क्या प्रदर्शित करता है कि अर्धायु काल जो हमने ले रखा है किसी तत्व का, इस पूरे तत्व को पूर्ण रूप से विघटित होने के लिए अनंत समय लगेगा। यानी नाभिकों की संख्या उस समय 0 हो जाएगी, तो वो जो समय होगा वो अनंत के ऊपर जाएगा। तो ये जो ग्राफ है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्या कह रहा, समय तथा नाभिकों की, बचे हुए नाभिकों के बीच में वक्र बनाइए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये तो एक एक नंबर के 2 प्रश्न बन गए। एक अर्धायु काल की परिभाषा होगी और एक अर्धायु काल यानी समय तथा नाभिकों की संख्या के बीच में ग्राफ हो गया। अब हम इस प्रश्न को मैथमेटिकल फॉर्मेट से लिखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हम इन्हें सवालों में किस तरीके से काम में लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो यदि अर्धायु काल का जो प्रश्न है वो आपको 2 नंबर का पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए एक तो आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे और डेफिनेशन के बाद में यहाँ से आप इसको शुरू करेंगे। ये इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला आने वाला है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो 2 नंबर के एक नंबर के प्रश्न हो गए और 2 नंबर के प्रश्न के साथ में आपको ये वाला पोर्शन भी ऐड करना है। क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी पदार्थ की प्रारंभ में सबसे पहले जब t बराबर 0 समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय n0 परमाणु हमारे पास है। ये सबसे पहले के परमाणुओं की संख्या है और पदार्थ का अर्धायु काल कितना मान लिया हमने, t मान लिया। ठीक है सर, बहुत आसान सी कहानी है। t बराबर 0 समय, n0 परमाणु हमारे पास है और इसका अर्धायु काल हमने t मान लिया। 3 चीजें हमने मान ली। तो एक अर्धायु काल जब बीत जाएगा उसके अंत में, यानी यहां पे जो समय t बराबर 0 हमने लिखा था वो समय अब क्या हो जाएगा, t बराबर कैपिटल T हो जाएगा। यानी एक अर्धायु काल बीत गया तो पदार्थ में शेष अविघटित परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, ये जो n0 है इसके आधे नाभिक विघटित हो जाएंगे तो n0 का आधा हमारे पास रह जाएगा। तो n1 क्या है, एक अर्धायु काल बीतने के बाद बचे हुए नाभिकों की संख्या को हमने n1 से लिखा है और ये कितनी हो जाएगी, बहुत सिंपल सी कहानी है सर, n0/2 हो जाएगी। तो इसको n0/2 को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, n0 और बाहर ब्रैकेट में 1/2 लिख सकते हैं, ताकि हम आगे इसका फॉर्मूला अच्छे से बना सकें। जब 2 अर्धायु काल बीत जाएंगे, तो अब जब पहला अर्धायु काल बीत गया तो हमारे पास बचे हुए नाभिक कौन से हैं, n1 है, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, n0/2 है। तो अब एक और अर्धायु काल बीतेगा तो इनके आधे नाभिक बचेंगे हमारे पास, इनके आधे नाभिक बचेंगे, n0 के नहीं, क्योंकि n0 तो सबसे पहले की वैल्यू है। 2 अर्धायु काल जब बीतेंगे तो उनके पश्चात t की जगह हम क्या लिख देंगे, 2t। 2 अर्धायु काल हो गए ना, और शेष अविघटित परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी साहब, ये दूसरे अर्धायु काल के बाद बचे हुए नाभिकों की संख्या है, जो पहले अर्धायु काल के जो बाद बचे हुए नाभिक थे उनकी आधी हो जाएगी। और यहां पे अगर हम इसके बटा में 2 लगाएंगे तो ये n0/4 हो जाएगा। और n0/4 को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, n0 गुणा में 1/2 का स्क्वायर। क्लियर है, इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो ये हमारे पास जो n2 की वैल्यू है उसको हम लिख देंगे n0 इंटू 1/2 का स्क्वायर। इसी प्रकार जब तीसरा अर्धायु काल बीतेगा तो हम लिखेंगे, समय को लिखेंगे 3t और शेष बचे हुए नाभिकों की जो संख्या है उसको हम लिखेंगे n3 और ये वैल्यू आ जाएगी n0 इंटू 1/2 की पावर 3। तो ये जो पावर में हमने लगा रखा है, ये पावर क्या कह रहा है, कितने अर्धायु काल बीत चुके हैं उसकी वैल्यू बता रहा है। जितने भी अर्धायु काल, 1 अर्धायु काल, 2 अर्धायु काल, 3 अर्धायु काल या 4 अर्धायु काल बीत चुके हैं, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पावर में लिखते हैं। किसकी पावर में, 1/2 की पावर में। गुणा किससे करेंगे, प्रारंभ में जो सबसे पहले नाभिक थे उससे। क्या आएगा हमारे पास, अंत में बचे हुए नाभिकों की संख्या आ जाएगी। तो ये प्रोसेस हमारे पास तीसरे अर्धायु काल के बाद है। इसी तरह से हम अगले अर्धायु काल की बात कर लेते हैं, चौथे अर्धायु काल की बात कर लेते हैं। तो इसी प्रकार जब n अर्धायु काल बीत जाएंगे, कितने अर्धायु काल, n अर्धायु काल जब बीत जाएंगे तो t की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 अर्धायु काल की वैल्यू इनटू में जितने अर्धायु काल हैं उससे गुणा कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है इसी के आधार पर हम क्या देखेंगे कि शेष बचे हुए परमाणुओं की संख्या n स्मॉल n कह रहा है इतने अर्धायु कालों के बाद बचे हुए नाभिकों की संख्या। जनरली इसे हम n डैश से भी लिखते हैं, तो n डैश भी लिख सकते हो आप, n0 इंटू 1/2 की पावर स्मॉल n। ये स्मॉल n क्या है ये मैं आपको अच्छे से बता दूं, ये बीत चुके अर्ध आयु कालों का समय है।
अब सर कई बार क्या होगा कि हमें इस n की वैल्यू दी हुई नहीं होती है, तो अर्ध आयुकालों की जो संख्या है, अर्ध आयुकालों की जो संख्या है वो कैसे निकाली जाएगी? वो निकाली जाएगी कुल समय कितना बीत गया भैया, कुल समय बीत गया मान लीजिए 100 वर्ष, और मैं कह देता हूं तुम्हें अर्ध आयुकाल है 50 वर्ष। अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल कितना है, मैं कह देता हूं 50 वर्ष। तो 100 वर्ष जब बीतेंगे तो कितने अर्धायुकाल हो गए? 50 वर्ष का एक अर्धायुकाल, फिर 50 वर्ष का 2 अर्धायुकाल। तो टोटल समय जितना हमारे पास है, जिसे हम स्मॉल टी से लिखते हैं, और उसमें हम अर्धायुकाल का भाग लगा देंगे, कैपिटल टी से हम उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास अर्धायुकालों की संख्या आ जाएगी। आपको बहुत अच्छे से ये बात समझनी होगी कि टोटल समय में अर्ध आयुकाल के समय का भाग लगा देंगे तो हमारे पास अर्ध आयुकालों की संख्या आ जाएगी। यानी स्मॉल एन की जो वैल्यू है वो कैपिटल स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम इस डेरिवेशन के लगभग अंतिम पड़ाव में हैं। 2 नंबर का जो सवाल अगर हमारे पास व्यंजक व्युत्पन्न करना आता है उस समय इस समीकरण को व्यापक रूप से लिखने के लिए एन को केवल एन से भी व्यक्त किया जा सकता है। ये जो हमने एन लिखा था, यानी कितने अर्धायुकाल बीत चुके हैं उसके बाद बचे हुए नाभिकों की संख्या, मैंने आपसे कहा था कि हम इसे एन डैश से भी लिख सकते हैं, तो यहां पर इसे केवल एन से लिखा गया है, हम इसे केवल एन से लिख सकते हैं। तो एन बराबर एन नॉट प्रारंभिक नाभिकों की संख्या इंटू में 1/2 और उसकी पावर एन, और पावर एन क्या कह रहा है? अर्धायुकालों की संख्या। एन का जो मान है, अर्धायुकालों की संख्या जो है, उसका एक सूत्र हमें यहां पर लिख रहा है, स्मॉल टी यानी टोटल टाइम बटा अर्धायुकाल, सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। स्पष्ट है कि एन जो है वो अर्धायुकाल पश्चात विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या कितनी हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास 1000 नाभिक थे, एक अर्धायुकाल बाद में बचेंगे हमारे पास 500, दूसरे अर्धायुकाल बाद में बचेंगे इनके आधे, तीसरे अर्धायुकाल बाद में बचेंगे इनके भी आधे 125। तो 125 हमारे पास बचे हुए नाभिक हैं। तो भैया विघटित कितने हो गए, टूट गए कितने? तो सबसे पहले सर थे हमारे पास एन नॉट, अब हमारे पास बचे हुए हैं एन, तो एन नॉट में से जब हम एन माइनस कर देंगे तो हमारे पास विघटित यानी टूट चुके नाभिकों की संख्या आ जाएगी। जब हमारे पास अविघटित नाभिकों की संख्या है तो क्यों ना हम टूट चुके नाभिकों की संख्या भी यहां पर निकाल लें। तो क्या होगा उसके लिए सर हम एन नॉट माइनस एन कर देंगे, और एन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो ये जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो अविघटित यानी नाभिकों के बाद जो टूट चुके नाभिक हैं, विघटित हो चुके नाभिक हैं, उनकी संख्या आ जाएगी। तो हमें क्या कर देना चाहिए यहाँ पर? हमें यहाँ पर कर देना चाहिए इनका माइनस। तो उस ये जो संख्या है एन डैश, ये क्या है? विघटित हो चुके नाभिकों की संख्या है। कैसे निकालेंगे? प्रारंभ में नाभिक, बचे हुए नाभिक, एन नोट को हम सीधा एन नोट लिखेंगे, और ये जो एन की वैल्यू है उसको हम एन नोट इंटू 1/2 की पावर एन लिखेंगे। दोनों में से एन नोट कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रह गया, इस पहली वैल्यू में से तो 1 रह गया, और दूसरी वैल्यू में से 1 के ऊपर तो n की पावर लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये तो 1 ही रहना है। तो ये जो n है ये 2 के ऊपर लगा देंगे, तो 1 माइनस 1/2 की पावर n आ जाएगा। इस 2 की पावर n को हम यहाँ पे एलसीएम के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे ऊपर वापस ये 2 की पावर n-1 आ जाएगा। तो ये लास्ट फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। और ये किसका फॉर्मूला है? याद रखना पड़ेगा भैया, ये विघटित हो चुके नाभिकों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है। अविघटित नाभिकों की जो संख्या है उसका फॉर्मूला हम ऊपर ये लिख चुके हैं, ये हमारे पास विघटित यानी जो टूट चुके नाभिक हैं उनका फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना बनती है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको अर्धायुकाल का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल और पढ़ने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो बेहतरीन तरीके से तैयार हो सके। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, किसी रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श यानी पदार्थ में 1000 परमाणु हैं। हमारे पास प्रारंभ में 1000 परमाणु हैं, जिनके लिए अर्धायुकाल है वो T है। तब कितने परमाणु T/2 समय पश्चात शेष रहेंगे? अब ये मत कहना कि सर T/2 का मतलब है यानी आधा आयुकाल बीता ही नहीं है, आधे आयुकाल का भी कम है। तो 1000 परमाणु हमारे पास हैं सर, आधे आयुकाल बाद में 500 बचते, ये तो उससे भी पहले का समय है, यानी अर्ध आयुकाल बीता हुआ है, अर्ध आयुकाल का आधा हिस्सा।
तो 500 विघटित होते सर आधे समय में 250 विघटित हो जाएंगे, तो हमारे पास बचे हुए जो नाभिक हैं वो 750 या 750 हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनका जो ग्राफ होता है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है, चरघातांकी ग्राफ हमारे पास आता है, इसलिए ये वैल्यू तो नहीं होगी। इसको हमें फॉर्मूले से ही करना होगा। तो टोटल टाइम कितना बीत चुका है, कितने समय की बात कर रहा है, T/2 की। अर्धायु काल कितना है इसका, अर्धायु काल कितना है, आधा है, तो n की वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, n बराबर होता है सर टोटल टाइम अपॉन अर्धायु काल। टोटल टाइम है सर T/2, अर्धायु काल है t ने t को मार दिया, बच गया हमारे पास 1/2। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, यानी आधा अर्धायु काल बीत गया। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n बराबर n0 इंटू 1/2 की पावर n, और 1/2 की पावर यहां पे तो हमने कैलकुलेट ही कर ली, इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1/2 आ चुकी है। अब सीधा सीधा आप वैल्यू रख दीजिए। हमें किसका मान निकालना है, हमें n का मान निकालना है। तो 1 सेकंड के लिए जो n0 है उसको दूसरी तरफ डिवाइड में ले आइए, डिवाइड में आ गया। 1/2 है, इसकी पावर हमारे पास 1/2 है। इसकी पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, यानी √2 होता है। और √2 का मान हम जानते हैं, √2 का मान कितना होता है, ये बटा में √2 है, बी केयरफुल। n बराबर n0, ये n0 दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। n बराबर n0 अपॉन √2, तो n0 की वैल्यू तो हमारे पास 1000 है, और 1 अपॉन √2, √2 का मान होता है 1.414, 1.414, ठीक है। तो जब हम 1 में √2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2 की, और इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 707 नाभिक जो हैं वो परमाणु शेष बचेंगे। यानी 1000 में से 707 घटा देंगे तो लगभग हमारे पास 293 नाभिक जो हैं वो विघटित हो चुके हैं। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। चलिए एक और सवाल हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रिय मात्रा है वो 15 घंटों में कम होकर के मूल मात्रा का 1/64 भाग रह जाती है। यानी 15 घंटे बाद, टोटल टाइम जो हमें दे रखा है वो 15 घंटे का दे रखा है, 15 घंटे बाद मूल मात्रा का 1/64 हिस्सा, यानी हम क्या करेंगे, ये मूल मात्रा का 64 हिस्सा है, यानी बचे हुए नाभिक बटा प्रारंभिक नाभिकों की संख्या दे रखी है। n/n0 का मान हमें 1/64 दे रखा है। अच्छे तरीके से ये बात हमें समझनी है। उसके बाद में इसकी अर्धायु काल ज्ञात करनी है। तो सर अर्धायु काल का फॉर्मूला तो हमारे पास n बराबर n0 1/2 की पावर n होता है। ये n0 है, इसको हम डिवाइड में लेके आ सकते हैं। तो n/n0 1/2 की पावर स्मॉल n, और स्मॉल n को हम लिखते हैं टोटल टाइम बटा अर्धायु काल। n/n0 का मान तो हमें 1/64 दे ही रखा है। उसके बाद में टोटल टाइम हमें 15 घंटे दे ही रखा है, तो 15 घंटे बट्टे 2 हमने लिख दिया। क्लियर है, आगे चलते हैं। ये जो 1/64 है इसको हम 1/2 की घात 6 लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ की संख्याओं का आधार सेम हो गया, तो अब हम जब इनकी तुलना करेंगे तो इनकी घातें बराबर हो जाएंगी। तो 6 बराबर 15/t हो जाएगा, t दूसरी तरफ आ जाएगा और 6 इसके बट्टा में चला जाएगा। तो 15/6 यानी डिवाइड करेंगे तो 2.5 घंटे का हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इसका अर्धायु काल कितना है, वो 2.5 घंटे है। 2.5 घंटे बाद में ये वैल्यू बचेगी आधी, अगले 2.5 घंटे बाद में बचेगी इसकी भी आधी 1/4, अगले 2.5 घंटे बाद में बचेगी इसकी भी आधी 1/8, अगले 2.5 के बाद में बचेगी इसकी भी आधी 1/16, अगले 2.5 घंटे के बाद में इसकी भी बचेगी आधी 1/32, और अगले 2.5 घंटे बाद में इसका भी बचेगा आधा यानी 1/64। तो 1 2 3 4 5 6 अर्धायु काल बीत गए हैं। तो 6 अर्धायु कालों को आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15 घंटे की। ठीक है, तो सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में अर्धायु काल का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर हमें सपोर्ट जरूर करें। इसी तरह से आगे के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।